हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बट देखिए जो 25 फरवरी वाली थी ना, उस दिन मैं प्रीलिम बूस्टर नहीं कर पाया था, बट मैंने कल रात को ये अपलोड कर दिया है। कल शाम के टाइम पर इसको अपलोड कर दिया गया है। तो अगर किसी का ये मिस हो गया है तो मेक श्योर कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप जाके यहाँ पे हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो। ये कल मैंने कवर कर दिया है। अब देखो चलते हैं आज की न्यूज़ के ऊपर। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक मेजर न्यूज़ ये है कि दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है सीबीआई के द्वारा। ये काफ़ी टाइम से लिकर वगैरह की रिगार्डिंग पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर सीबीआई ने अब इनको अरेस्ट कर लिया है। देखो ये इस तरह की मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ तो नहीं बोलूँगा, बट कुछ हद तक ना आप नोटिस कर ही रहे हो कि काफ़ी बार चलता रहता है। दिल्ली की जो सरकार है और सेंटर की सरकार है उसके बीच में काफ़ी बार इस तरह के मतभेद हमें देखने को मिल जाते हैं। हम ये सारी चीज़ों में नहीं घुसेंगे बिल्कुल भी। पर एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो है कि सर ये सीबीआई क्या होती है, ठीक है? इसको आप भी खुद अपने एंड पे सर्च करके मुझे बताओ कि क्या सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? अब स्टैट्यूटरी का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके साथ स्टैट्यूटरी डिस्कस किया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वेदर सीबीआई इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, ठीक है? फिर कल मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। इसी तरह से सेम चीज़ हिंदू के अंदर भी आप देख सकते हो ये सीबीआई वाली न्यूज़ को। एंड उसी तरह से अडानी जो स्टॉक है इसके अलग-अलग, चाहे आप अदानी एंटरप्राइज़ की बात कर लो, अदानी टोटल गैस की बात कर लो, अदानी विलमार पावर, एसीसी, ये सभी के दाम आप जानते हो जो शेयर प्राइसेज़ हैं, वो काफ़ी तेज़ी से पीछे कुछ दिनों के अंदर, पिछले 1 महीने के अंदर काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं। आफ्टर स्पेशली जब से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है। तो काफ़ी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर कंसर्न ज़ाहिर किया है कि स्पेशली एनएसई बोर्ड हो गया, सेबी, इनको प्रॉपर इंटरवेंशन करनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा लूज़ ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बाकी चलते हैं और डिस्कशन के अंदर। एक चीज़ जो मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दी थी, वो था कि छोटा चार धाम के अंदर कौन-कौन सी जगहें आती हैं। तो यमुनोत्री तो हमने डिस्कस करा ही था। उसके अलावा गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। जो केदारनाथ टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, बद्रीनाथ टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। उसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में तो आप जानते ही हो। पर नोटिस करो उत्तराखंड में ना बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं। जैसे एक यहाँ पर नोटिस करो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने इस नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। यहाँ पर इसके साथ में ना एक रिजर्वायर है। सर रिजर्वायर का क्या नाम है? रिजर्वायर का नाम है रामगंगा रिजर्वायर। तो इसको भी आप ध्यान से देखना कि अच्छा, जिम कॉर्बेट के साथ में ही रामगंगा रिजर्वायर हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी लोकेशंस भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ऊपर की साइड आपको गोविंद पशु नेशनल पार्क एंड सेंचुरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गंगोत्री के जस्ट बगल में गंगोत्री नेशनल पार्क है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा हमने गंगा की लोकेशन किस तरह से मूव करती है वो भी देखी हुई है पिछले टाइम्स के अंदर। यमुना के बारे में भी हमने देखा हुआ है। अब यहाँ पर नोटिस करो ये जो पर्टिकुलर रिवर है ना जारी, इसका नाम है भागीरथी और ये है अलकनंदा। और ये पीछे से जो लोकेशंस आ रही हैं, ये हो गया रुद्रप्रयाग, यहाँ पे हो गया, और ये है हमारा देवप्रयाग। तो ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। आई होप आप इनको अपने एटलस में भी एक बार जाके खुद अपने एंड पे भी देखोगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पूछ रहा हूँ, ये है यहाँ पर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ना पिछले 2-3 सालों से बार-बार न्यूज़ में आया है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो आप मुझे बताओगे कि पिथौरागढ़ आखिर न्यूज़ में था क्यों? व्हाट वाज़ द रीज़न? कौन-सी लोकेशंस हैं इसके साथ और भी जो एसोसिएटेड हैं, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। इसके अलावा देखो, हमने छोटा चार धाम तो देख लिया, पर चार धाम जो एक्चुअल में इंडिया में चारों अलग-अलग जगह में देखने को मिलता है, उनके नेम्स क्या हैं? प्लस कौन-सी स्टेट्स में हमें वो देखने को मिलते हैं, ये भी आपका आज का होमवर्क है कि आप उसको एटलस में लोकेट करने की कोशिश करोगे। फिर कल हम इनको डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताइएगा, ठीक है? कल के लिए सर क्या होमवर्क है मैपिंग के रिगार्डिंग? एक तो वही जो मैंने आपको बताया चार धाम, और साथ ही साथ ये 2022 का ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन-सा रिवर्स हैं जो ईस्टर्न घाट से राइज़ होती हैं, इनका भी आप कोशिश करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। पहली बात तो समझो कि सर ये आईपी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी।
देखो नोटिस करो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी के माइंड की क्रिएशन होती हैं। जैसे आपने देखा ना मान लो बात कर लो जैसे पेटेंट की। अब पेटेंट के अंदर आप नोटिस करते हो कि मान लो किसी ने बहुत अच्छी खासी इन्वेंशन करी है, उसके बाद जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, तो अगर किसी पर्सन ने उसके ऊपर अपना पैसा, अपनी रिसर्च, अपनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें खर्च करी हैं, कहीं न कहीं उसका जो बेनिफिट्स हैं, उस इन्वेंशन का जो बेनिफिट्स हैं, उसके रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव राइट मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? बस उसी चीज़ के रिगार्डिंग हम पेटेंट्स देते हैं, ठीक है? इन अ सिमिलर वे आपने कॉपीराइट्स के बारे में भी सुना होगा, ठीक है? कॉपीराइट के अंदर आपकी कोई म्यूज़िक हो सकता है, आपकी कोई बुक हो सकती है, आपकी पेंटिंग हो सकती है, आपकी कोई मूवीज़ हो सकती है। इस तरह की अलग-अलग चीज़ों के आप ऊपर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। सिमिलरली एक होता है ट्रेडमार्क, ताकि आपके प्रोडक्ट को हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना जैसे मैकडॉनल्ड है, आपको दूर से उसका एम एक तरह से बना हुआ दिख जाता है एंड आपको पता है कि यार हाँ, अच्छा ये मैकडॉनल्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, ये भी इनफैक्ट ट्रेडमार्क के अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से अलग-अलग होते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स। आपके हर पर्टिकुलर स्टेट के अलग-अलग जीआई टैग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे दार्जिलिंग चाय, ठीक है? इसको जीआई टैग मिला हुआ है। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं, डिंडीगुल के लॉक्स को मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे कहाँ पे आ जाती हैं, आईपीज़ के अंदर आ जाती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। आप लोगों के लिए भी एक चीज़ और है, आप मुझे बताओ कि आपके स्टेट के रिगार्डिंग कौन-सी चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है? आप में से हो सकता है कोई मणिपुर से हो, कोई पंजाब से हो, कोई गुजरात से हो, तो डेफ़िनिटली बहुत सारी चीज़ें ना सीखने को मिलती हैं। एक्चुअली में ना काफ़ी अच्छा लगता है, कई बार मैंने थोड़े दिन पहले मैनपुरी का डिस्कशन किया था, तो किसी ने बोला कि सर मैं मैनपुरी से हूँ। इसके अलावा भी मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं छोटा चार धाम की डिस्कशन कर रहा था, तब भी कुछ लोगों ने बोला कि सर हम यहाँ से हैं। उससे कुछ दिन पहले हमने जामनगर का डिस्कशन किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स जामनगर के भी थे, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ के। तो यही रीज़न है मैं कई बार इस तरह के ना होमवर्क्स आपको देता हूँ, तो आप भी अपनी स्टेट का बताइएगा कौन-सी स्टेट का आपका आप कौन-सी स्टेट से हैं, वहाँ का क्या जीआई टैग है। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो सर आईपी तो समझ आ गया कि आईपी अच्छा है इस तरह से, ये पेटेंट, कॉपीराइट्स ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर नोटिस करो, अगर हम बात कर रहे हैं कि आईपीज़ की, तो इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल, कहीं ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि किसी ने कोई चीज़ बनाई, उसका फ़ायदा इसको नहीं मिला, उसका फ़ायदा किसी और दूसरे बंदे ने उठा लिया, हो सकता है ना ऐसा? तो यहाँ पर हम कोशिश क्या करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब हर पर्टिकुलर कंट्री में अलग-अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉज़ हैं, ठीक है? इंडिया में कुछ अलग तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, यूएस में चीज़ें अलग तरह से वर्क करती हैं, बाकी और जगह में अलग तरह से वर्क करती हैं। तो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है हमारे पास, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये हर साल एक इंडेक्स रिलीज़ करती है और इसके बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है कि अच्छा भैया, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो आईपी राइट्स हैं, वो किस तरह से हैं? कहाँ पर कितनी अच्छी पॉलिसीज़ हैं? क्या इंटरनेशनल ट्रेटीज़ जो हैं, जैसे ट्रिप्स वगैरह हो गया, इनको अच्छे से माना जाता है, नहीं माना जाता? क्या वहाँ की जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, वो इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, नहीं कर रही? क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, तो होगा क्या? इनोवेशन किसी ने करी, फिर उसका फ़ायदा उसको मिला नहीं, तो आगे से बंदा इनोवेशन करना ही बंद कर देगा। तो इस वजह से इनोवेशन प्रमोट करने के लिए ना आईपीज़ की नेसेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा देखी जाती हैं, उसके बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। अभी जो करंट रैंकिंग है उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले रैंक पर है, फिर यूके, फ्रांस आ जाते हैं। इंडिया का रैंक 42nd नंबर पे है, ठीक है? आउट ऑफ सर कितने कंट्रीज़? टोटल 55 कंट्रीज़ में से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आईपीएस का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ ही ली हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पिछले 2-3 दिन से बड़ा ही न्यूज़ में रहा है, तो एफएटीएफ ने अभी क्या किया है, रशिया की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया है। सर अच्छा ये बात तो चलो समझ आ गई कि रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड हो चुकी है, पर एफएटीएफ का मीनिंग क्या है? देखो एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है? ध्यान रखना ये एनजीओ नहीं है, दिस इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, पॉलिसी मेकिंग करती है किस चीज़ के रिगार्डिंग? मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इन दोनों चीज़ों को कर्ब करने के लिए, कि कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको कम किया जाए और टेररिस्टिज़्म के लिए जो फाइनेंसिंग आ रही है, इसको हम कैसे खत्म करें, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कंट्रीज़ मिलती हैं, ठीक है ना? इंटर गवर्नमेंटल है ना, तो कंट्रीज़ मिलती हैं, कुछ तरह के स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि अच्छा यार इंडिया में लॉज़ अच्छे हैं या नहीं है? यहाँ पर लॉज़ को कैसे हम बेटर कर सकते हैं?
यहाँ पर स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाने चाहिए ताकि टेररिज्म को रोका जाए, उसकी फाइनेंसिंग को रोका जाए। तो इस तरह की पॉलिसीज को यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखा जाता है। अगर थोड़ी हिस्ट्री में चले ना, तो 1989 के टाइम पर G7 का समिट था पेरिस के अंदर। वहां पर शुरू हुआ क्या, पॉलिसीज डेवलप करना मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। अब सर ये G7 क्या है? देखो G7 सेवन ग्रुप है, मतलब 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इनका नाम क्या है? आप एक बार कोशिश करना इनको खुद आंसर करने की, मैंने पहले बता रखे हैं। ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करना सातों के सातों नाम, और ये भी बताना कि सर पहले G8 था, अब ये G7 हो चुका है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो यहाँ से बाहर निकली है, उस कंट्री का नाम भी मुझे बताना। तो देखो 1989 में चलो ये चीज तो होगी। फिर 2001 में क्या हुआ, इसका मैंडेट इंक्रीज कर दिया गया। पहले इसका मैंडेट सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस होता था, पर 2001 में हमने इसके अंदर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया, तो इसका मैंडेट और इंक्रीज हो गया। तो इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलेंगे पेरिस, फ्रांस के अंदर। यहाँ पर टोटल हमें 39 मेंबर कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये सारी चीजें कंट्रीज इंक्लूड है। कुछ और भी नाम देख सकते हो। सारी की सारी 39 कंट्रीज का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रख लो कि अच्छा सर पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना, बट इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, ये सभी यहाँ पे मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 के अंदर। अब एफएटीएफ के रिगार्डिंग ना दो लिस्ट बड़ी फेमस है, एक का नाम है ग्रे लिस्ट, एक का नाम है ब्लैक लिस्ट। देखो, जब हम बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की, तो हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर क्या हो रहा है कि टेररिज्म को फंड किया जा रहा है, वहां की जो कंट्री है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट। और धीरे धीरे अगर मान लो कोई बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। एंड अगर कोई मान लो कंट्री कोऑपरेट करने लग जाएगी, तो उसको ग्रीन लिस्ट से हम, सॉरी ब्लैक लिस्ट से हम उसको हटा भी देंगे। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। सिमिलरली एक होती है ग्रे लिस्ट। देखो ऐसा समझो कि ना, ब्लैक लिस्ट के अंदर तो हमने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, ग्रे लिस्ट एक तरह से वार्निंग की तरह है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि आपकी कंट्री के ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि आपकी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, पर अभी आपको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। अभी आपको एक तरह की वार्निंग दे दी है कि भैया ये अपनी हरकतें सुधार लो, अगर नहीं सुधारोगे फिर हम आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देंगे। इसी का नाम होता है ग्रे लिस्ट। तो सर अभी कौन सी कंट्री है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के ऊपर? तो यहाँ पर आपको तीन कंट्रीज देखने को मिलेंगी, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि या तो टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, या फिर जो हम बात कर रहे थे ना मनी लॉन्ड्रिंग की, वहां की कंट्री इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। इस वजह से इन तीनों कंट्रीज को हमने ब्लैक लिस्ट में करंटली डाल रखा है। पाकिस्तान के रिगार्डिंग भी बहुत बार न्यूज आती है, ग्रे लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे कि सिर्फ एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आने के से नुकसान क्या होता है, देखो नुकसान यही है, आपके जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या और भी जो अलग अलग इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, एडीबी हो गया, यूरोपियन यूनियन, वहां से आपको फाइनेंशियल एड आनी बंद हो जाती है। कि आप तो देखो पैसे से यूज कहाँ कर रहे हो, टेरर फाइनेंसिंग के अंदर ना, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, तो क्यों हम पैसा दें आपको। इसी तरह से और तरह के आपको सैंक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। ये होते हैं नुकसान रिगार्डिंग एफएटीएफ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से क्या कर सकता है, ये आप कोशिश करना एक बार। इसके साथ ही चैट जीपीटी पिछले कुछ महीनों से, मतलब महीने नहीं, कुछ एक महीने से नियरली चैट जीपीटी बड़ा न्यूज में रहा है। हमने डिस्कशन भी करी हुई है इसकी रिगार्डिंग। तो आप मुझे बताओगे कि सर ये चैट जीपीटी आखिर है क्या चीज। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम पूछ रहे हैं ना, इसके फादर किसको बोला जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एलन ट्यूरिंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, द आंसर इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इसको भी एक बार आप पढ़ना, बाकी हम कल इसको डिस्कशन डेफिनेटली करेंगे। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। 2020 का ये क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा है, पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज यस। एक्चुअल में क्या है, अगर आप अपना आर्टिकल 85(1) देखोगे ना, तो वहां पर यही सेम चीज लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो समन कर सकते हैं ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट उस टाइम पे मीट करने के लिए जैसा उनको ठीक लगे। राइट, दूसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं। इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। क्या ऐसा लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? द आंसर इज नो।
देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करी गई कि हमें 3 सेशन चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, नहीं, ये बात नहीं करी गई। एक्चुअल में आपको समझाता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ज़रूर है कि मान लो एक पर्टिकुलर सेशन है और दूसरा सेशन है, इसके बीच का जो टाइम इंटरवल है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात ज़रूर लिखी हुई है, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 3 सेशन होना चाहिए। वो तो हमने जनरली ऐसा करते हैं कि 3 सेशन होते हैं, पहले बजट वाला होता है, ठीक है ना? इस तरह से हम 3 सेशन मान के चलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये बात संविधान में लिखी गई हो। तो इस वजह से ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। यस, हमारे संविधान के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि इतने दिन तो हमने काम करना ही करना है। हमारा पार्लियामेंट्री के अंदर एक फिक्स नहीं है। जनरली हम वो देखते हैं कि एक बना लिया जाता है, बट अदरवाइज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो इतने होने ही होने चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। तो नोटिस क्या किया, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी टाइम लिया इसको आंसर करने के अंदर। बट आगे से इंश्योर कीजिएगा कि आपका पार्लियामेंट अगर चैप्टर जो थोड़ा वीक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप रिवाइज कर लेना प्रीलिम्स से जाने से पहले। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं। एक चीज होती है एडजर्नमेंट, एक होता है प्रोरोग। अब क्या ये दोनों वर्ड सेम है या फिर इन दोनों में कोई फ़र्क है? ये भी एक बार कोशिश करना इसको याद करने की, एडजर्नमेंट और प्रोरोग के बीच का फ़र्क। इसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ कि इनका फ़र्क क्या होता है। ट्राई करना और बताना मुझे कि क्या दोनों के अंदर फ़र्क है। चलिए अगले क्वेश्चन आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमॉर्गस खानदेश। एक नई बीटल स्पीशीज है जिसको इंडिया में डिस्कवर किया गया है। अब देखो, इसको नाम को सुनने से ना कई बार लग सकता है कि यार खाने की आइटम हो गया, कुछ और चीज होगा, बट ऐसा ये नहीं है। ये एक तरह की नई बीटल स्पीशीज है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर, इस स्पीशीज को यहाँ पे आप इमेज के अंदर देख भी सकते हो। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया है। ये नई बीटल स्पीशीज किसके द्वारा डिस्कवर करी गई है? दरअसल जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसके एक साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ना देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ही आएगा कि ये नाम न्यूज में था, किस चीज के रिगार्डिंग है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इनको ना कई बार हम हाइड बीटल्स के नाम से भी जानते हैं। सर क्यों? क्योंकि देखो, ये अपने आप को ना छुपा लेते हैं, एक तरह से कवर कर लेते हैं अपने बॉडी को सॉइल के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर कवर कर लेंगे तो ये दिखेंगे ही नहीं। इस वजह से इनको हाइड बीटल्स के नाम पे भी जाना जाता है। ये नेक्रोफेगस होते हैं। सर इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये डायरेक्टली डेड रिमेन्स के ऊपर फीड करते हैं, जो डेड रिमेन्स बच गए ना, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। इनको केराटिन बीटल के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही यहाँ पर ये बर्ड्स हो गया, मैमल नेस्ट हो गया, उनके साथ ये काफी एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है ना? पर इनका एक बात नोटिस करना, इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमें ज्यादा चीजें नहीं पता। और साथ में ये फोटोजेनिक नहीं होते। देखो, फोटोजेनिक का मतलब एक वो पर्सन जिसकी आपको फोटो लेना बड़ा पसंद है, मतलब इमेज आप खींचते हो ना कैमरा वगैरह, ठीक है ना? तो फोटोग्राफ के अंदर जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं फोटोजेनिक। पर यहाँ पर क्या है ना, आप देख सकते हो अमॉर्गस खांडेश को, यहाँ पर ये जनरली ग्रे कलर के, ब्लैक कलर के इस तरह के देखने को मिलते हैं। और ये ज्यादा फोटोजेनिक मतलब देखने में अच्छे नहीं होते। ठीक है, बट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फोरेंसिक साइंस के लिए, क्योंकि इनकी प्रेजेंस से हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अच्छा, एक एनिमल की, एक ह्यूमन की डेथ को आइडेंटिफाई करने में काफी ये हेल्प हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली फीड करते हैं डेड रिमेन्स के ऊपर। तो आई होप आपको अमॉर्गस खांडेश के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कोल ट्राइब। हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एड्रेस किया है कोल जनजातीय महाकुंभ को। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये कोल ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है क्या? तो कोल ट्राइब दरअसल में प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एथनिक स्ट्रेटम से बिलोंग करती है। ये अपने आप को सहारा माता का डिसेंडेंट कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? दरअसल में है क्या कि जिसको मदर ऑफ द कोल भी आप बोल सकते हो, ये आपको मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बट मेजरली कहाँ पर है सर, ये कौन सी स्टेट है? मेजरली आप बात करोगे तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ही हमें ये देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा ना मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। दरअसल में आपने कोल रिवोल्ट या कोल अपराइजिंग के बारे में सुना होगा। तो हुआ क्या था ना, कोल अपराइजिंग आप जानते थे, एक पहले बात तो आप नोटिस करो, ये एक ट्राइबल कल्चर है। और ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल लोगों को अपना कल्चर बड़ा पसंद होता है। ठीक है, बाहर से कोई ज्यादा लोग आए इनके कल्चर के अंदर इंटरफेयर करें, वो नहीं पसंद होता। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, जो उस टाइम कर, जो साउथ बिहार की बात कर लो, उस टाइम पर पॉलिटिकल एजेंट्स को इनके एरियाज में अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बेस पे क्या हुआ,
अलग अलग लोग इन एरियाज के अंदर बिलोंग करने लग गए। अब आदिवासी ट्राइब्स की तो अपनी लैंड है, अब इस लैंड पे आके लोग रहने लग जाएंगे, बाहर से लोग रहने लग जाएंगे जो आउटसाइडर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इशू आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ऊपर से देखो जो ट्राइबल कल्चर है, वहां पर कोई किंग नहीं है, कोई रूलर्स नहीं है, लोगों ने अपने हिसाब से लैंड को बांट रखा है अपने आपस में ही। पर अगर कोई बाहर से आएगा, इनको क्या करेगा? इनको एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है ना? तो आउटसाइडर्स बहुत ज्यादा आने लग गए थे इनके एरियाज में, इनको एक्सप्लॉइट करने लग गए। प्लस साथ ही साथ यहाँ पर ये आउटसाइडर लोग क्या करने लग गए? खेती वगैरह करने लग गए, अलग अलग तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होने लग गए। तो यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर था उसको इम्पैक्ट आया, ठीक है। इसके साथ ही कुछ मतलब लोन्स वगैरह का सिस्टम हो गया, टैक्सेशन का सिस्टम आ गया, ठीक है। सरकार टैक्स कलेक्ट करने लगी। ये सारी चीजों ने क्या किया? इन सारी चीजों की वजह से यहाँ का कल्चर काफी ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। मल्टीपल रीजन थे, एक रीजन नहीं था कोई। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर? कोल्स ने क्या अकॉर्डिंगली सोचा कि नहीं यार, हमें रिवोल्ट करने की जरूरत है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो 1831 के अंदर हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बुडू भगत हो गए, ठीक है, जोआ भगत, ठीक है, इस तरह से और भी जो रेबल कोल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अंदर रिबेलियन किया। ऑल दो काफी अच्छी उन्होंने फाइट पुट ऑन करी इन सभी ने, बट इन दी एंड क्या हुआ? जो जीत हुई थी एक तरह से वो ब्रिटिशर्स की हुई थी, और उन्होंने इस जो रेबेलियन को सप्रेस कर दिया था। पर फिर भी इनका जो ब्रेवरी थी उनको हम भूल नहीं सकते, इन्होंने काफी ब्रेवरी दिखाई, और इसकी वजह से बहुत सारे रिवोल्ट फिर फ्यूचर के अंदर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज के टाइम पर ये हिंदी के कुछ लोकल डायलेक्ट्स को बोलते हैं, एंड साथ ही साथ देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज करते हैं राइटिंग के लिए, जैसे जो हम बोलते हैं ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन की आप बात कर सकते हो। जावर फेस्टिवल को इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जो नाम है ना जावर फेस्टिवल, दरअसल ज्वारी प्लांट से आया है, जो कि एक तरह का मिलेट होता है। इस पर्टिकुलर जावर फेस्टिवल को साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो हो गया जब आप विंटर क्रॉप को सो करने जा रहे हो उससे जस्ट पहले, एंड एक बार जब फर्स्ट फसल को काट लिया जाता है, जब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर इसको मनाया जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मेजरली वैसे हिस्ट्री के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड अपराइजिंग कब हुई थी, कैसे हुई थी, कौन लीडर्स थे, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज मुलेठी। देखो जो लोग स्पेशली हिमाचल प्रदेश हो गया या इवन ना बाकी एरियाज के अंदर भी आपने मुलेठी का नाम जरूर सुना होगा। तो हिमाचल प्रदेश है ना, पहली ऐसी स्टेट बन रही है जो कि ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल कल्टीवेशन स्टार्ट करेगी, किसकी? मुलेठी की। देखो मुलेठी काफी फैमिली में काफी पॉपुलर नाम होता है, बट इसका एक्चुअल में इंग्लिश में नाम आता है लिकोराइस करके। आप लोगों को भी ना कभी आपकी मदर ने बोला होगा कि मान लो गला खराब है तो मुलेठी चूस ले, ठीक है ना, शायद आप लोग ये चीज आपने सुनी होगी, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल में है कि एक स्वीट टेस्टिंग पेरेनियल श्रब है। पेरेनियल मतलब थ्रू आउट हो गया, एंड स्वीट टेस्टिंग मतलब थोड़ा सा मिठास इसमें से होती है, ठीक है। अब ये सर मिठास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ग्लिसरीन, ठीक है ना। ये इस स्पेलिंग थोड़े देख लेना, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलत हो सकती है, पर GLYCYRRHIZIN, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमें यहाँ पे प्रेजेंस के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि सुक्रोसो से 50 टाइम ज्यादा मीठा होता है। अब इसके सर कल्टीवेशन के लिए कौन सा क्लाइमेट सुटेबल है? थोड़ा ड्राई सनी क्लाइमेट यहाँ पे हमें होना चाहिए। वार्म टेम्परेट रीजन के अंदर ये प्लांट काफी अच्छे से सर्वाइव करता है। इसको देखो, आप नोटिस करो, इसको स्वीटनर के तौर पे भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग तरह की हर्बल मेडिसिन हो गया, या कैंडीज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, टोबैको के अंदर भी बताया ना, थोड़ा सा मीठा होता है, सुक्रोज से भी ज्यादा 50 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो उसका मिठास को ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अलग अलग मेडिसिन, चेस्ट एंड लंग डिजीज हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, ठीक है ना, लो बीपी हो गया, इसके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मुलेठी का जो मेजर कंट्री है ना जो ग्रो करी जाती है, दैट इज इन अफगानिस्तान। ऑल दो ग्रो पाकिस्तान हो गया, चाइना, नेपाल, इंडिया, इन कंट्रीज के अंदर भी ग्रो करते हैं, बट मेजर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही है। इंडिया देखो, वैसे तो हमें लगता होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मुलेठी जरा इंडिया में ही प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल होती है, पर हम अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। नियरली 8,000 टन हम इंडिया हर साल इंपोर्ट करवाता है अफगानिस्तान से, तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी इंपोर्ट को हम कम करना चाहते हैं, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन ऑफ मुलेठी स्टार्ट करी है, ताकि इस इंपोर्ट को कम किया जा पाए, जैसा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें अभी देखने को मिला है। तो ये थे आज के टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे। आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से नोट कर लिया होगा, जो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब ये 5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इनको भी ट्राई करना। देखो एक्चुअल में होमवर्क देने का या साथ साथ ट्रू फॉल्स देने का
पॉइंट यही होता है कि लंबे टाइम तक चीजें याद रह पाए। आप खुद अपने एंड पे भी थोड़ा हार्ड वर्क करोगे, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो अकॉर्डिंगली चीजें लंबे टाइम तक आई एम वेरी श्योर याद रह पाएंगी। और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स 3 महीने ही बचे हैं एग्जैक्ट, तो थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर, उनके मैं आपको क्वेश्चन आपको उनके आंसर्स में आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला है सुपोषित महाअभियान, क्या ये एल्डरली वुमेन की ध्यान रखने के लिए है? द आंसर इज फॉल्स। याद करो, कल मैंने आपको बताया था जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे, उन्होंने दरअसल में हमारे जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, उनको कांग्रेचुलेट किया था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के लिए। यहां पर क्या था कि हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। सर किसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है? ये होंगी प्रेग्नेंट वुमेन एंड साथ ही साथ अडोलेसेंट गर्ल को, तो टारगेट ग्रुप ये वाला है। दूसरा, ओएनजीसी, क्या इसके हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर देखने को मिलते हैं? सर ये भी फॉल्स है। क्यों सर? क्योंकि ये न्यू दिल्ली के अंदर हमें इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, आईसीएओ, इज इट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? सर ये भी फॉल्स है। सर अब ये क्यों फॉल्स है? देखो यहां पर बॉडी कौन सी है, इकोसॉक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के स्पेशल एजेंसी है, तो ये सर्टिफिकेट स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। यमुनोत्री टेम्पल, क्या गुलेरिया देवी के द्वारा बनाया गया था? सर ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो किंग ऑफ टेरी थे, ठीक है, दैट इज ननेश सुदर्शन शाह, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। बट रिकंस्ट्रक्शन जो थी यमुनोत्री टेम्पल की, वो महारानी ऑफ जयपुर दैट इज गुलारिया देवी के द्वारा करी गई थी, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि बिल्ट लिखा है ना कि रिकंस्ट्रक्टेड लिखा है। पांचवा स्टेटमेंट, आईसीएओ, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था? सर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये हो गए कल के पांचों क्वेश्चंस के आंसर। जो क्वेश्चंस आज मैं दे रहा हूं, इनके भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, राइट? एक छोटी सी चीज मैं आपको क्विकली और बता देता हूँ। देखो दरअसल में ना लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं आंसर बता देता हूँ। एक मैंने आपको पूछा था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, तो वो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है ना। प्रियम्बल में देखना, वी वी हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर जो डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 ही है। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि यूएन के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं, तो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, ठीक है। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड लास्टली आईसीजे। तो ये 5 तो ये हैं, और छठा क्या है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो ये 6 ऑर्गन्स हमें देखने को मिले हैं। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जिसने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल ही है। 1994 के अंदर इसने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था, पर इन बाकी पांचों का काम अभी भी अच्छे से चल रहा है। तो ये हो गए कल या जो पिछले लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन दिए थे उन सभी के आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चंस के मैं आपको होमवर्क जरूर देता हूँ, पर उनका आंसर भी डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि कोई क्लैरिटी आपको, मतलब ताकि कोई आपको डाउट ना रहे और अच्छे से क्लैरिटी उसकी आ जाए। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एज नथिंग एल्स, आप वहां पर जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।